गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम करते हैं आपका नए महीने में। और साथ में ही आज है 1 जुलाई, तो डिस्कस करेंगे 1 जुलाई के करंट अफेयर। और उसके पहले मॉर्निंग का थॉट देखेंगे, और उसके भी पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी हमारा कंटेंट है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम के लिंक पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप कंटेंट पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और साथ में ही नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है मॉर्निंग का थॉट हमारे पास। सुभाष चंद्र बोस जी को याद कर रहे हैं हम, और उनका एक कथन है, अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। यानी कि संघर्ष से, स्ट्रगल से, और अगर किसी चीज़ का आपको जीवन में डर है और उस डर से निकलने के आप तरीके ढूंढते हैं और उस डर से आप निकल जाते हैं, और जो संघर्ष आपके जीवन में है, जो स्ट्रगल है, उसको फेस करते हैं, तो उससे आपके लिए अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और जीवन में आगे बढ़ने का भी मौका मिलता है। और अपनी जो आपकी खुद की जो कैपेसिटी है वो आपको समझ में आ जाती है, अपनी एबिलिटी समझ में आ जाती है। तो आइए सुभाष चंद्र बोस जी को याद करते हुए अपनी एबिलिटी को और अपनी कैपेसिटी को, दोनों को निखारते हैं, दोनों को बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, जो हम फर्स्ट जो बात कर रहे हैं वो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या नेशनल डॉक्टर्स डे के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको 1 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है, तो फ्रंट लाइन पर पारिवारिक डॉक्टर है। इस थीम के साथ ये दिन हम मना रहे हैं। और इसके भी पहले मैं आपको बता दूं कि 1991 में पहली बार नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया था। कब? 1991 में। और साथ में ही क्यों 1991 में 1 जुलाई को मनाया गया था, क्योंकि 1 जुलाई को बर्थडे होता है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी का, है ना। तो इनके बर्थ डेट पर ये दिन मनाया जाता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। ओके, क्लियर हो गई बात। तो हमने बात कर ली आईएमए के बारे में, जिसके द्वारा नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था, तो 1991 में मनाया गया था 1 जुलाई को। फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन, इस थीम के साथ 2023 का हम नेशनल डॉक्टर डे मना रहे हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर विधान चंद्र राय जी हैं, उनके जीवनी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इनका जन्म हुआ था 1882 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी है वहाँ पर हुआ था। और साथ में 1930 में जब बंगाल में सविनय अयोग्य आंदोलन चलाया गया था, तो उसका नेतृत्व भी इनके द्वारा किया गया था। पश्चिम बंगाल के सेकेंड चीफ मिनिस्टर के रूप में भी ये जो है चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। और इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, कल्याणी, विधाननगर, अशोकनगर और हावड़ा जो शहर हैं, उनकी नींव भी इनके द्वारा ही डाली गई थी। इसके अलावा 1961 में 1961 में इनको भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और इन चूंकि ये कई सारे फील्ड में काम करते थे, जैसे शिक्षाविद भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, डॉक्टर भी थे। तो इसकी वजह से इनके नाम के ऊपर 1976 में, कब? 1976 में एक बीसी रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार भी स्थापित किया गया। ठीक है, यानी बीसी रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित कब किया गया था, तो 1976 में। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अब देखिए, जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस यानी नेशनल पोस्टल एम्प्लॉय डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार भी 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल एम्प्लॉय डे मनाया जा रहा है। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके पहले इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है कि भारत में वो डाकिया जो डाक से रिलेटेड सेवाएं प्रदान करते हैं, तो उनको मान्यता देने के लिए, उनके प्रति लोगों के व्यवहार को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है, उनके कामों की प्रशंसा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। भारतीय डाक के बारे में बात करें तो भारत में जो डाक की शुरुआत है वो कब करी गई थी, याद रख लेना, 1 अक्टूबर 1854 को। यानी 1 अक्टूबर 1854 यानी 1854 को भारत में भारतीय डाक की स्थापना करी गई थी। और भारत का पहला डाकघर कहाँ बनाया गया था, तो कोलकाता में बनाया गया था 1774 में। ओके। अच्छा, सबसे बड़ा जो टिकट है वो किसके नाम पर जारी किया गया था पहली बार, तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर सबसे बड़ा डाक टिकट जारी किया गया था। कब? 1991 में।
और साथ में मैं आपको बता दूं तो 10 अक्टूबर को, कब, 10 अक्टूबर को हम भारतीय डाक दिवस मनाते हैं। भारतीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेशनल पोस्टल एम्प्लॉय डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, 10 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? भारतीय डाक दिवस। ओके, हमने बात कर ली नेशनल पोस्टल एम्प्लॉय डे के बारे में, जो हर साल 1 जुलाई को हम मनाते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के बारे में, जो हर साल 1 जुलाई को मनाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यानी जिसको सीए कहते हैं, है ना, या फिर जिसको हम आईसीएआई स्थापना दिवस के रूप में भी जानते हैं, इसको हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। और पहली बार 1949 में, यानी 1900, कब, 1949 में भारतीय संसद के द्वारा चार्टर्ड अकाउंट अधिनियम के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक संगठन के रूप में इसकी स्थापना करी गई थी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि भारत का जो ये डिपार्टमेंट है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड जो संगठन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हमने बात कर ली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और आईसीएआई फाउंडेशन डे के बारे में, जो हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत ने ईरान को हराया, और ईरान को हराने के बाद एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मैच जीत गया। और साथ में मैं बता दूं कि ये जो मैच हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो कोरिया के बुसान में हुआ था। कोरिया के बुसान में ये जो मैच है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023, इसका फाइनल मैच खेला गया था, और भारत ने ईरान को हराकर ये जो कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब है, ये जीत लिया है। और साथ में मैं बता दूं कि इसके 9 संस्करण अभी तक हो चुके हैं, यानी 9 एडिशन इस चैंपियनशिप के हो चुके हैं, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के, जिसमें भारत 8 खिताब जीत चुका है। यानी 9 में से जो 8 खिताब हैं वो भारत के पास है। क्लियर हो गई बात? और सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे ईरान है। ओके, और ये जो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी, तो इसमें कितने टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? तो इसमें 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, भारत, ईरान, जापान, कोरिया, चीनी ताइपे और हांगकांग। क्लियर? तो हमने बात कर ली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के बारे में, जो कहाँ पर हुआ था? तो कोरिया के बुसान में हुआ था, जिसमें भारत जीत गया है ईरान को हराकर। ओके, देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग के बारे में, जिसमें भारत ने 100 प्लेस जो है वो प्राप्त किया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है भारत की, वो विश्व रैंकिंग में 100 नंबर पर आई है, और लेबनान और न्यूजीलैंड की टीमों को पीछे छोड़ते हुए कितने अंकों के साथ? तो 1204.90 के अंकों के साथ में जो भारतीय टीम है वो 100 जो प्लेस है उस पर बनी हुई है। अच्छा, अगर हम टॉप 5 टीमों के बारे में बात करते हैं, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो सबसे फर्स्ट नंबर पे अर्जेंटीना है। ओके, इसके बाद फ्रांस आता है, फिर ब्राजील आता है, फिर इंग्लैंड है, और इंग्लैंड के बाद बेल्जियम है। बेल्जियम, मैं आपको बता दूं कि 5th नंबर पर बेल्जियम है। ओके, तो फर्स्ट टीम कौन सी है? तो फर्स्ट टीम अर्जेंटीना है। तो हमने बात कर ली इंडिया रेस टू 100 स्पॉट इन फीफा मेंस फुटबॉल रैंकिंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत टॉप्स के बारे में। टॉप्स के बारे में जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि स्पेशली जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं 2014 में और 2018 में, इसमें भारत की जो टीमें हैं, भारत के जो एथलेटिक्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत कर लाएं, इसके लिए एक स्कीम चलाई गई है भारत के खेल मंत्रालय के द्वारा। और इस स्कीम का नाम क्या है? तो टॉप्स इस स्कीम का नाम है, जिसका नाम रखा गया, अगर फुल फॉर्म में बताऊं तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ओके, अच्छा, इस स्कीम के तहत मैं आपको बता दूं कि जो पहलवान विनेश फोगाट है और बजरंग पुनिया है, इन्होंने ट्रेनिंग के लिए जो कुछ भी रिक्वायरमेंट मांगी थी युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय, जो युवा मामले और खेल मंत्रालय है भारत के तरफ से जो मांगी थी, वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी गई है। और इनके अनुरोध पर 24 घंटे के भीतर ही जो भी इनको चाहिए था वो सब चीज़ों की मंजूरी दे दी गई है, जो भारत का खेल मंत्रालय है उसकी तरफ से। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। तो देखो, बजरंग पुनिया को किर्गिस्तान के इस कुल में
36 दिन का ट्रेनिंग चाहिए था वो इनको मिल गया है। साथ में ही ये अगर जाएंगे तो अपने साथ साथ में अपने जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पारिंग पार्टनर हैं और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग विशेषज्ञ हैं काजी हसन, उनको भी लेकर जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ विनेश फोगाट भी जाएंगी। कहाँ पर जाएंगी? तो किर्गिस्तान के बिश्केक में पहले 1 सप्ताह वहाँ पर ये ट्रेनिंग लेंगे और इसके बाद हंगरी जाएंगे और वहाँ पर 18 दिन का इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ये भी अपनी फिजियोथेरेपिस्ट अश्विनी जीवन पाटिल और स्पारिंग पार्टनर संगीता फोगाट और कोच सुदेश के साथ जाएंगी। तो ये सारी इनकी डिमांड थी जो पूरी कर दी गई है खेल मंत्रालय के द्वारा। ओके, तो हमने बात कर ली टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के बारे में। अच्छा देखो, टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना कब लाई गई थी? तो इसको स्टार्ट किया गया था जुलाई 2014 में। ठीक है, स्पेशली ओलंपिक्स और जो पैरा ओलंपिक्स गेम्स होते हैं उसमें हमारे देश के जो एथलेटिक्स हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए और उनके ऊपर फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके डेवलपमेंट का काम करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, जिससे कि 2024 में जो ओलंपिक गेम होने वाले हैं पेरिस में और 2028 में लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं उसमें भारत की तरफ से ज़्यादा जो मेडल है वो जीत कर लाया जाए। ओके, अच्छा देखो, यहाँ पर जो बात हो रही है वो मैरी कॉम के बारे में बात हो रही है। मैरी कॉम जैसा कि बॉक्सर है, हम सबको अच्छे से पता है, तो इनको ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है मैरी कॉम को यूके इंडिया अवार्ड्स के दौरान। और यूके इंडिया अवार्ड्स कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये दक्षिणी पूर्वी जो इंग्लैंड है वहाँ का विंसडर है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और साथ में ही इनके साथ साथ जो शेखर कपूर हैं, जो एक डायरेक्टर हैं, मूवी के जो डायरेक्टर हैं, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने ब्रिटेन और भारत के जो आपसी संबंध है इसको दिखाने के लिए कई सारी मूवीज को बनाया है। ओके, बात समझ में आ गई? तो हमने बात कर ली ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है मैरी कॉम को, इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं सीबीआई के बारे में। ठीक है, सीबीआई के लिए जो झारखंड कैडर के 1989 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम है अजय भटनागर। क्या नाम है? अजय भटनागर। तो अजय भटनागर को विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है ना, यानी स्पेशल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं अजय भटनागर, उनको केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के लिए। बात समझ में आ गई? तो हमने बात कर ली आईपीएस अधिकारी अजय भटनागर जी के बारे में। ठीक है, अच्छा कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखो, अनुराग को सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के लिए नियुक्त किया गया। साथ में आप देख रहे हैं कि मनोज शशिधर हैं जिनको सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में, मतलब एडिशनल जो डायरेक्टर है उसके लिए नियुक्त किया गया है। और अनुराग को भी एडिशनल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, शरद अग्रवाल को सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीबीआई के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में करी गई थी। कब करी गई थी? 1963 में करी गई थी, 1 अप्रैल को करी गई थी और इसका मुख्यालय हमें न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। ओके, देखिए हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर एक मानव युक्त मिशन चलाया गया है जिसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक। क्या नाम है? वर्जिन गैलेक्टिक नाम का एक मानव युक्त मिशन चलाया गया है और जिसको स्टार्ट किया था रिचर्ड ब्रांसन ने। ठीक है, रिचर्ड ब्रांसन के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो 29 जून को जो अंतरिक्ष था वो अंतरिक्षयान था वो अंतरिक्ष के किनारे तक गया था और उसके बाद वापस आया है। तो सफलतापूर्वक ये यात्रा कंप्लीट हो गई है। और जो वर्जिन गैलेक्टिक मिशन था इसके तहत इटली के 2 वायुसेना कर्मी जिनका नाम था कर्नल वॉल्टर विलादेई और लेफ्टिनेंट कर्नल एंजेलो लैडोल्फी, ये शामिल थे। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो वीएमएस है ये 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर चढ़ गया था और 80 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर जा सकता है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी तेज है और किस तरीके से किसी व्यक्ति को पैसे लेकर अंतरिक्ष के किनारे तक ले जाता है और फिर वापस लेकर आता है। और इस मिशन का नाम क्या है? वर्जिन गैलेक्टिक। ओके, समझ में बात आ गई? हमने बात कर ली किसके बारे में? रिचर्ड ब्रांसन के बारे में, जिनके द्वारा वर्जिन गैलेक्टिक एक मिशन चलाया गया है। ओके,
वर्जिन गैलेक्टिक क्या है, तो हम सबको अच्छे से पता है कि स्पेशली जो अंतरिक्ष से रिलेटेड एक तरीके का व्यवसाय है। इसमें एक व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्रा कराई जाएगी, उसका लोगों को अनुभव कराया जाएगा, यानी पैसे लेकर आपको अंतरिक्ष की यात्रा कराई जाएगी और आपको उस रोमांच को देखने का मौका मिल सकता है। साथ में ही अंतरिक्ष का जो फील्ड है उसमें शोध के लिए भी ये जो वर्जिन गैलेक्टिक है इससे हेल्प मिलेगी। ओके, शोध यानी रिसर्च के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे केंद्रीय खान मंत्री कौन है, तो प्रहलाद जोशी जी हैं। कौन है? प्रहलाद जोशी जी हमारे केंद्रीय खान मंत्री हैं। इन्होंने 29 जून को खनिजों पर भारत की उद्घाटन जो रिपोर्ट है उसको लॉन्च करा है। यानी जो भारत में खनिज हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है भारत में, तो इसके ऊपर एक रिपोर्ट लॉन्च करी गई है हमारे देश के खान मिनिस्टर, जो सेंट्रल हमारे जो माइन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है प्रहलाद जोशी, उनके द्वारा। कब जारी करी गई है लिस्ट, तो 29 जून को जारी करी गई है। और इसमें ये देखा गया है कि 30 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मिनरल्स होते हैं या माइंस होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज हैं उनकी संख्या कितनी है, 30 है, जिसका उपयोग हम स्पेशली डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में और टेलीकॉम में करते हैं। क्लियर हो गया। और साथ में ही इस स्कीम के तहत ये भी बोला गया कि जो लक्ष्य रखा गया है ना कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को प्रोत्साहित किया जाएगा और उसके लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। तो इसमें इस तरीके के जो खनिज हैं इनका महत्वपूर्ण योगदान हमें समझ में आता है। क्लियर। अच्छा, इसके साथ साथ जो भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भी ग्रो करेगी, क्योंकि जब हमें नए नए माइंस मिलेंगे, नए नए जो हमें एक तरीके से मिनरल्स मिलेंगे, तो उसका उपयोग हम नए नए तरीके से नए नए फील्ड में कर सकते हैं और इसका हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन पर भी असर देखने को मिल सकता है। देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो खनिज है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्पेशली जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, टेलीकॉम वाली जो डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो भी हमें देखने को यहाँ पर मिल जाएगी और इन फील्ड में भी सुधार देखने को मिल जाएगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक है उसने 700 मिलियन डॉलर डॉलर का एक बड़ा फंडिंग का जो पैकेज है वो श्रीलंका को देने के बारे में बात किया और इसके लिए मंजूरी दे रहा है वो, है ना। जिसमें से ये बोला गया है कि जो 500 मिलियन है, जो 500 मिलियन डॉलर है वो स्पेशली वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन को इस्टेब्लिश करने के लिए दिया जाएगा, उसको स्थिर करने के लिए दिया जाएगा। और साथ में ही 200 मिलियन डॉलर का जो पैकेज है वो वहाँ का जो संकट है, जो लोग प्रभावित हैं, उन लोगों की हेल्प के लिए दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। साथ में मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से, है ना। यानी श्रीलंका भी उपनिवेश था किसका, ब्रिटेन का। भारत को 1947 में आज़ादी मिली और श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली है। और जब से इसको आज़ादी मिली है तब से इसके ऊपर जो वित्तीय संकट है वो मंडरा रहा था, लेकिन अभी तक इतनी बुरी कंडीशन नहीं थी। लेकिन अब जाकर इस समय यानी 2022, 21, 22 और 23 का 3 साल का जो हम टाइम पीरियड देखते हैं जब श्रीलंका की इकोनॉमिकल कंडीशन को, तो हम देखते हैं कि एक गंभीर वित्तीय संकट श्रीलंका पर आ चुका है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भारत ने अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और साथ में ही पड़ोसी पहले जो भारत की स्कीम चल रही है उसके तहत 4 बिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान करी है भारत ने श्रीलंका को। 400 बिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की गई है और साथ में ही कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी भारत चला रहा है वहाँ की एजुकेशन को सुधारने के लिए, और कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो सुधार है उसके लिए भी कई सारे प्रोजेक्ट भारत की तरफ से चलाए जा रहे हैं। आईएमएफ के द्वारा यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके द्वारा श्रीलंका को 3 बिलियन डॉलर की जो फंडिंग है वो करी गई है और ये बोला गया है कि ये जो फंडिंग है 48 महीने में उपलब्ध करा दी जाएगी। कितने महीने में, तो फिर 48 महीने की जो अवधि है, जो टाइम पीरियड है 48 महीने का, उसमें आईएमएफ के द्वारा 3 बिलियन डॉलर की जो फंडिंग है वो उपलब्ध करा दी जाएगी, वित्तीय सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। किसको? श्रीलंका को। क्लियर हो गई बात। तो हमने बात कर ली श्रीलंका की इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में। आइए विश्व बैंक के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हुए सबसे पहले मैं बता दूं कि 1944 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका मुख्यालय
आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिल जाएगा। स्पेशली इसके दो पार्ट हैं, या इसके दो संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से ये काम करता है। वो कौन कौन से हैं? एक तो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको IBRD कहते हैं। क्या कहते हैं? IBRD कहते हैं। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसको IDA क्या कहते हैं? IDA कहते हैं। तो IBRD और IDA के बारे में अगर मैं बात करूं, तो IBRD स्पेशली मध्यम सबसे कम आय वाले जो देश हैं या मध्यम आय वाले जो देश हैं, उनको ऋण प्रदान करता है, ठीक है ना। और जो IDA है स्पेशली जो गरीब देश हैं उनके लिए ऋण की व्यवस्था करता है। और दोनों ही जो ब्रांचेज हैं जो विश्व बैंक से रिलेट करती हैं, इन दोनों का मोटिव है कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर स्थान का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसको किया जाए। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? इसके संस्थापक कौन है? तो जॉन मेर्नार्ड किन्स और हैरी डेक्सटर वाइट इसके संस्थापक हैं। और प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा इसके अध्यक्ष हमें देखने को मिल जाएंगे। विश्व बैंक के द्वारा पूरी दुनिया में एक तरीके से इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए काम किया जाता है, ऋण प्रोवाइड करने के लिए काम किया जाता है। ओके, देखिए भारतीय वायुसेना के द्वारा, यानी जो इंडियन एयर फोर्स है, इसके द्वारा बड़े पैमाने पर 12 देशों के साथ मिलकर सैन्य सहयोग को बढ़ावा दिया गया था। किसको बढ़ावा दिया गया था? सैन्य सहयोग को बढ़ावा दिया गया था। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो वायु अभ्यास हो रहा है जिसका नाम है तरंग शक्ति, क्या नाम है? तरंग तरंग शक्ति नाम है। ओके, तो ये जो तरंग शक्ति चलाया जा रहा है, ये अभ्यास किया जा रहा है, इसमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके की जो वायुसेना है वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। और स्पेशली जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो निश्चित सी बात है कि जो ये सारे देश हैं आपस में मिलकर एक दूसरे के पास जो भी नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, जो रणनीतियां हैं, उसको साझा करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, अच्छा, इसके पहले जो इंडियन एयर फोर्स है उसने 2023 में ही फ्रांस के साथ मिलकर ओरियन एक्सरसाइज करी थी और ग्रीस के साथ मिलकर INIOCHOS जो अभ्यास है उसको करा था। और इसके अलावा इंडियन एयर फोर्स और जो USA का एयर फोर्स है, इन दोनों ने मिलकर कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा बेस पर कोप इंडिया 2023 के लिए एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। यानी कोप इंडिया 2023 का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो यूएसए और भारत की जो भारतीय वायुसेना है उसके बीच में हुआ था। और कहाँ कहाँ पर हुआ था? तो कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा बेस पर। ओके, तो हमने बात कर ली किसके बारे में? जो तरंग शक्ति, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसके बारे में। ओके, तरंग शक्ति। देखो यूपी जो है यानी उत्तर प्रदेश का 7 हस्तशिल्प उत्पाद जिसको GI टैग दिया गया है ना। यानी जो भौगोलिक संकेत है, GI टैग है, वो दिया गया है उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प को। और ये दिया गया है हमारे देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक डिपार्टमेंट है जो GI टैग से रिलेटेड काम करता है, जिसका नाम है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जिसको हम डिपिट भी कहते हैं, इसके माध्यम से दिया गया है। अच्छा, इसके लिए जो जो 7 कैटेगरी है हस्तशिल्प से रिलेटेड, है ना, देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो हैंडीक्राफ्ट जो है, अमरोहा ढोलक, कालपी हस्त निर्मित कागज, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तरकाशी और संभल हॉर्न क्राफ्ट। ओके, देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है वो 7 जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं उसके बारे में बात हो रही है। 7 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इनको GI टैग यानी कि भौगोलिक संकेत दिया गया है ना। और साथ में ही इनकी जो डिटेलिंग है वो देख लेते हैं। तो अमरोहा ढोलक क्या है? एक तरीके से संगीत वाद्य यंत्र है, यानी कि इसको गीत गाते समय इसका इस्तेमाल किया जाता है, गाना गाते समय इसका इस्तेमाल किया जाता है एक वाद्य यंत्र के रूप में। इसमें आप देखेंगे तो ये एक सिंपल लकड़ी, एक सामान्य लकड़ी जो आम, कटहल और सागौन की लकड़ी है उससे बनाया जाता है। और इसकी जो सतह है वो बकरी की खाल से बनाया जाता है। बागवत होम फर्निशिंग के बारे में बात करें तो स्पेशली जो हथकरघा होम फर्निशिंग के जो प्रोडक्ट हैं वो बागपत और मेरठ में बनाए जाते हैं। और जो फ्रेम करघे के माध्यम से, यानी जो फ्रेम करघा है
उसके माध्यम से उसका प्रयोग करते हुए और जो सूती धागे का इस्तेमाल करते हुए बुनाई के माध्यम से इसको बनाया जाता है। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद क्या है? तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसके लिए बाराबंकी और इसके आसपास का जो एरिया है वहां पर लगभग 50,000 बुनकर हैं और उनके पास लगभग 20,000 करघे होंगे, जिसके माध्यम से सूत काट कर बुनाई के माध्यम से ये जो उत्पाद है वो तैयार किए जाते हैं। काल्पी हस्त निर्मित कागज क्या है? तो स्पेशली देखो 1940 का जब दशक था तो उस समय इस तरीके के शिल्प की स्टार्टिंग करी गई थी, यानी काल्पी हस्त निर्मित जो कागज है, इस तरीके की कागज की स्टार्टिंग कब करी गई थी? तो 1940 के दशक में करी गई थी गांधीवादी मुन्ना लाल खड्डारी के द्वारा। किसके द्वारा? गांधीवादी मुन्ना लाल खड्डारी के द्वारा, जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, जिसका नाम था मुन्ना लाल खड्डारी। ओके, ये एक तरीके से हस्त निर्मित कागज निर्माण करने की प्रक्रिया थी, है ना। अच्छा, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प के बारे में बात करें तो स्पेशली जैसा कि पत्थर से रिलेट करता है, पारोफ्लाइट स्टोन, पायरो पायरोफ्लाइट स्टोन के माध्यम से इसको बनाया जाता है। ये एक तरीके से नरम होता है और चमकदार होता है ना। नरम और चमकदार जो सफेद रंग का पत्थर होता है उसके माध्यम से इसको बनाया जाता है। इसके बाद मैनपुरी तरकाशी के बारे में अगर हम बात करें तो देखो इसमें क्या किया जाता है, स्पेशली इसमें लकड़ी पर पीतल के तार का इस्तेमाल करके, है ना, लकड़ी पर पीतल के तार का इस्तेमाल करके इस मैनपुरी तरकाशी को बनाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है वो संभल हॉर्न क्राफ्ट के बारे में बात हो रही है। ओके, तो संभल हॉर्न क्राफ्ट के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि जो मृत जानवर हैं, यानी वो जानवर जो मर चुके हैं, उनके हॉर्न का प्रयोग करके, हॉर्न यानी उनकी सींग का प्रयोग करके जो क्राफ्ट बनाया जाता है उसे हॉर्न क्राफ्ट कहा जाता है और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। अच्छा, जीआई टैग के बारे में जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि भौगोलिक संकेत को जीआई टैग कहते हैं। स्पेशली भारत के जो अलग अलग हिस्से हैं उसमें उनकी क्या विशेषता है एक प्रोडक्ट के रूप में, है ना। तो उस पर्टिकुलर स्थान के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को संरक्षित करने के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। और सबसे पहले जो दार्जिलिंग की चाय थी उसको जीआई टैग दिया गया था। ओके, समझ में बात आ गई। अच्छा, साथ में ही जो जीआई टैग है वो 10 साल के लिए वैध होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1999 का जो अधिनियम है उस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना करी गई थी, जीआई टैग की स्थापना करी गई थी और इसके तहत ही किसी भी वस्तु का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके संरक्षण के लिए जो भी प्रावधान है वो अधिनियम 1999 के तहत ही बताया गया है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ में, नए करंट अफेयर के साथ में और नए थॉट के साथ में। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए और खूब मेहनत करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।